गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट या सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले के जितने भी क्लास हुए उसमें हम डीसी नेटवर्क, डीसी सर्किट या डीसी सप्लाई के बारे में ही पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एसी फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है एसी सर्किट। यहाँ पर हम एसी नेटवर्क या एसी सर्किट या फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी एसी नेटवर्क को पढ़ने से पहले हम सोर्स और सप्लाई के बारे में जान लें कि जो सप्लाई है या जो सोर्स है वो जो प्रोडक्शन करता है वो एसी फॉर्म में ही करता है। तो किस प्रकार से आपका एसी जनरेट होता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझें। तो एसी जनरेशन जो है वो बहुत ही बेसिक और यूजफुल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे किसी भी सर्किट के लिए, क्योंकि जो भी जनरेट होता है वो एसी फॉर्म में होता है। उसे हम एडिशनल डिवाइसेस, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स लगाकर डीसी फॉर्म में बदलते हैं या थ्री फेज फॉर्म में बदलते हैं। जनरेशन हमेशा आपका सिंगल फेज एसी के फॉर्म में ही होता है, जिसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, कन्वर्ट करते हैं डीसी फॉर्म में या फिर थ्री फेज एसी फॉर्म में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ एसी। किस प्रकार से एसी जनरेट किया जाता है। तो एसी जनरेशन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम अपने मशीन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सोर्स को जनरेट किया जाता है। और मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किसी भी जनरेशन में दो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल या कॉन्सेप्ट जो है वो पहला मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंडक्टर। तो किसी भी एसी के जनरेशन में जो सबसे मुख्य दो चीजें हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है कंडक्टर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि जनरेशन के लिए हम सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन की जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम अपने कंडक्टर को रखते हैं। तो कंडक्टर का जब वहां पर मूवमेंट होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में बहने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, वो उनको कट करता है और कट करने के कारण जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंकेजेस जो है हमारे कंडक्टर के साथ, उनकी वैल्यूज में चेंजेस आते जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि जब किसी हम कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाली बल रेखाएं या जिन्हें हम फ्लक्स कहते हैं वो कंडक्टर से आकर टकराती हैं या उसके द्वारा वो विक्षेपित होती हैं, डिफ्यूज होती हैं या उनमें कुछ डायरेक्शन मूवमेंट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कि induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkages। मतलब उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल उन फ्लक्स या उन फ्लक्स लिंकेजेस में होने वाले परिवर्तन के समानुपाती होता है। फॉर मैं सिंपल ड्राइंग के द्वारा अगर आपको समझाऊं कि ये मेरा एक नॉर्थ और ये मेरा साउथ पोल के दो मैग्नेट हैं, परमानेंट मैग्नेट।
गुच्छे होते हैं या उनका जो कंबाइन फॉर्म होता है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। जिस प्रकार विद्युत में करंट होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक में फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं बना रहा हूँ कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी जो फ्लक्स है उसकी मूवमेंट है, तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यदि मैं एक रेक्टेंगुलर शेप में अपना एक कंडक्टर रख दूं, इस प्रकार से मैंने सर्किट बनाया है। तो ये जो मेरे मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ पोल, ये इन दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट के द्वारा मैं एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा हूं और इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं एक सिंगल टन रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल को रखता हूं और मैं उसको मूव कराता हूं। मतलब अभी मेरा जो रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल है वो इन दो लाइंस के ऐसे बीच में है, मतलब ये दो लाइन ऐसे जा रही है तो वो उनके बीच में ऐसे रखा हुआ है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री पोजीशन। मतलब यहाँ पे अभी ऊपर से लाइन निकल जा रही है, नीचे से लाइन निकल जा रही है, मतलब इसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उनमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आता है। लेकिन मैं जब अपने इस कॉपर कंडक्टर को घुमाता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, धीरे धीरे इसको मैं घुमाना चालू करता हूँ, तो वो जो रेस्ट पोजीशन में था वो क्या होता है, मूव करता है। थोड़ा सा जैसे घुमा तो वो पहले लाइन और दूसरे लाइन को कट करता है, फिर घुमा तो पहले के साथ दूसरे ऊपर में और पहले के साथ दूसरे नीचे में। तो वो घूमते 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 एक कंडीशन आती है कि वो 90 डिग्री पर आ जाता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में आ जाता है। तो जब वो परपेंडिकुलर फॉर्म में आता है तो वो मैक्सिमम अमाउंट में आपके मैग्नेटिक लाइंस को नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने से रोक देता है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर देता है और मैक्सिमम फ्लक्स को वो लिंक कर लेता है अपने में। तो फिर उसके बाद और उसको मूव कराओगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमते हुए फिर से 0 कंडीशन पे आएगी। लेकिन इनिशियल में मेरा जो हाथ का पंजा था वो नीचे की तरफ था और जब मैंने उसको पूरा मूव किया 180 डिग्री में तो ये ऊपर की ओर आ गया। यदि मैं इसको एक सिंपली ग्राफ के द्वारा समझूं तो ये अगर 0 कंडीशन है ये, तो यहां से वो इनिशियली स्टार्ट होते हुए यहां पे पहुंचा, मतलब ये अगर आप मैं बोलूं तो ये क्या है 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। इससे मैंने जब इसको ज्यादा बढ़ाया तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया 180 डिग्री पे। यदि मैं उसको और मूव करूंगा तो वो क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में जाएगा और ऐसे घूमते हुए वो इस प्रकार से ये 360 डिग्री। तो यहां पर ये जो फ्लक्स घूम रहा है, ये जो कंडक्टर घूम रहा है, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। फैराडे ने 2 नियम बताए थे। पहले नियम के अनुसार किसी भी चालक को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाले फ्लक्स उस चालक के द्वारा विक्षेपित होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार कि फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन उस चालक में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यदि बहने वाले फ्लक्स को मैं फाई से शो करूं और एक पर्टिकुलर टाइम में वो बह रहा है तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस
यदि इसको हटाएंगे E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था 1 सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बता रहा है नंबर ऑफ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ होंगे उतने ज्यादा वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। डी फाई बाई डी टी क्या है आपके फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और माइनस साइन ये बताता है, माइनस साइन आपके लेंज लॉ को शो करता है। तो लेंज लॉ के अनुसार कि कोई भी ईएमएफ अपने उत्पन्न होने के कारण का वो विरोध करता है, या कोई भी कारण जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने उत्पन्न होने के ही कारण का विरोध करता है। तो माइनस साइन यहाँ पे अपोजिशन को शो कर रहा है। E इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। और यदि मैं इसको ग्राफ के हिसाब से समझूं तो इनिशियली वो जीरो कंडीशन पे था, परपेंडिकुलर फॉर्म में वो मैक्सिमम हुआ आपका, देन रिवर्स डायरेक्शन में वो फिर से जीरो होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में गया, और वहां भी परपेंडिकुलर फॉर्म में ये मैक्सिमम फॉर्म में था। देन उसके बाद फिर से वो मूव करते हुए 360 जीरो अगेन 0 डिग्री पर आ गया। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यदि ईएमएफ किसी बंद परिपथ में उत्पन्न होता है तो उस बंद परिपथ के होने के कारण वहां पे वो करंट के फॉर्म में बहने लगता है। किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है वो करंट के फॉर्म में बहने लगता है। और यहाँ पर हमने लोड लगाया है, एक मिलीमीटर लगाया है, या अमीटर, इसको आप लोग अमीटर हमने लगाया है, जो ये बता रहा है कि कितने अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे ये लोड यदि आपका एक बल्ब है तो ये बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसका नेचर कैसा है, एसी फॉर्म का है। करंट जो प्रोड्यूस होता है उसका नेचर एसी फॉर्म का होता है। उसमें हम एडिशनल इक्विपमेंट, अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगाकर हम उसको डीसी के फॉर्म में चेंज करते हैं या 3 फेज के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है करंट वो एसी नेचर का होता है, और वो E प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आपके एसी का जनरेशन होता है। तो आपका जो भी करंट है सिंगल फेज फंडामेंटल एसी वो एसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि पीक वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या है, क्रेस्ट फैक्टर क्या है। तो ये सारी चीजें मैं अब आपको बताऊंगा। तो ये जनरेशन ऑफ एसी, इस प्रकार से हम फंडामेंटल एसी के बारे में जनरेट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसकी टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं। यदि हम कोई ग्राफ प्लॉट करें, ये यदि आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये 0 डिग्री और ये मैक्सिमम। तो जब कोई पैरामीटर आपका जो वेव है या जो तरंग है, करंट की तरंग या वोल्टेज की करंट है, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। यदि वहां से बढ़ाने पर वो आगे ना बढ़कर बल्कि अपने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगे, तो वो पॉइंट उसका मैक्सिमम पॉइंट या पीक वैल्यू या अधिकतम मान कहलाता है। ये इस प्रकार से क्या है, पॉजिटिव साइड की मैक्सिमम वैल्यू, और उसी प्रकार से ये यहां पर है निगेटिव साइड का मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? उसी प्रकार से होता है आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जो है वो आपके एवरेज वैल्यू में हम
जैसे यहाँ से 0 से ये पाई और पाई से ये 2 पाई है, तो एवरेज वैल्यू में हम 0 से पाई को ही कंसीडर करते हैं और इसको जब हम निकालते हैं सेकंड जो है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू जो होता है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का, उसको हम वी मैक्स कहते हैं, इसको डिनोट करें तो वी मैक्स का 63% होता है, तो वी एवरेज इज इक्वल टू होता है 0.639 वी मैक्स, ये एवरेज वैल्यू है। उसी प्रकार से होता है आपका आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होता है एवरेज वी आरएमएस वैल्यू जो होती है वो 0.725 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का 0.725% या वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है और 0.639% जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। ये एवरेज वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू। उसी प्रकार से एक होता है आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर एवरेज वैल्यू को हम √2 वी मैक्स भी कहते हैं। यहाँ पर फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vm अपॉन √2 Vm कैंसिल, √2 इज इक्वल टू 1.11। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है ऑलवेज 1.11 होती है। क्लियर यहाँ तक? अब जो है अगर आपका पावर, तो पावर जो आप जानते हो कि पावर P से शो करते हैं, P इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू I। तो यहाँ पे भी जो पावर है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पावर जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है, 3 टाइप्स। फर्स्ट है एक्टिव पावर, जिसे हम P से शो करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो वॉट कहलाता है। उसी प्रकार सेकेंड है आपका रिएक्टिव पावर, जिसको हम Q से शो करते हैं और इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। उसी प्रकार तीसरा है आपका अपैरेंट पावर, जिसको हम S से शो करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो भी वॉट या किलोवाट या मेगावाट होता है। और अपैरेंट पावर इज इक्वल टू होता है √P² + Q²। क्लियर? पावर जो है वो 3 प्रकार के हैं। यहाँ भी हम एसी में पावर को देखते हैं। P इज इक्वल टू होता है एक्टिव पावर, जिसको यूनिट P से शो करते हैं, यूनिट वॉट होता है, इसको जनरली हम लिखते हैं PI cos phi। रिएक्टिव पावर को Q से शो करते हैं, जिसको V, इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस होता है, जिसको हम लिखते हैं VI sin phi। और तीसरा होता है अपैरेंट पावर, जिसको हम S के द्वारा शो करते हैं और इसका यूनिट होता है वॉट, किलोवाट या मेगावाट। और ये होता है S √P² + Q² है, ये होता है कैपिटल V इंटू कैपिटल I। अब यहाँ पर ये जो फाई है, फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं
यहाँ पे जो cos फाई है उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपका cos फाई। इसको यदि हम डिफाइन करना चाहें तो कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। मतलब आपके वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है cos फाई। उसी प्रकार से होता है आपका एक इसी प्रकार से आपका होता है sin फाई। इसको रिएक्टिव पावर फैक्टर भी हम कहते हैं। तो मेन जो है cos फाई इज इक्वल टू होता है कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड फाई। और यहाँ पे फाई जो होता है वो कहलाता है आपका पावर फैक्टर एंगल। क्लियर? उसी प्रकार से आपके रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, लेकिन पावर के हिसाब से एक पावर ट्रायंगल है। पावर ट्रायंगल में आपका जो बनता है वो इन तीनों पावर को लेकर बनाया जाता है पावर ट्रायंगल। तो इसमें एक टर्म होता है आपका एक्टिव पावर P, दूसरा होता है आपका रिएक्टिव पावर Q, और इनका जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है वो कहलाता है आपका अपैरेंट पावर S। तो ये आपका पावर ट्रायंगल है। उसी प्रकार से अलग अलग रेजिस्टेंस इंपीडेंस भी होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि डीसी सर्किट में हम हर जगह रेजिस्टेंस के बारे में देख रहे थे, रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव लोड हर जगह था। लेकिन एसी सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा दो और होते हैं। एक होता है आपका इंडक्टेंस, जिसको हम L से शो करते हैं, और तीसरा होता है आपका कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, जिसको हम C के द्वारा शो करते हैं। तो रेजिस्टेंस R, इसको हम ओम से, इंडक्टेंस L, इसको हम हेनरी से, और कैपेसिटेंस C, इसको हम फैराड से शो करते हैं। यदि हमको इसको रिजल्टेंट फॉर्म में बदलना है तो इंडक्टेंस को हेनरी से यदि ओम में बदलना है तो इंडक्टेंस जिसको हम लिखते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और इसको हम शो करते हैं XL के द्वारा। यहाँ पे XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L। यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f। उसी प्रकार से होता है यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको शो किया जाता है XC के द्वारा। तो यहाँ पर होता है XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C। यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई f। ओमेगा जो है यहाँ पे एंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसका जो है 2 पाई f बताया जाता है वैल्यू। तो रेजिस्टेंस O, इंडक्टिव XL इज इक्वल टू ओमेगा L O, और X इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C O। तो ये सब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुके हैं। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस, जिसमें सिर्फ
रेजिस्टेंस लगाओगे, रेजिस्टिव लोड होता है। दूसरा है आपका रिएक्टेंस, जिसमें या तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। और तीसरा होता है आपका इम्पीडेंस। रिएक्टेंस को हम x के द्वारा शो करते हैं, इम्पीडेंस को z के द्वारा शो करते हैं। तो इम्पीडेंस में आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का पेयर हो सकता है R एंड X पेयर। तो इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस या तीनों या फिर एक्सल एक्सिस कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। हिंदी में ये होता है प्रतिरोध, ये होता है प्रतिघात और ये होता है प्रतिबाधा। इस प्रकार इम्पीडेंस और इम्पीडेंस को हम शो करते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल दूसरी प्रकार से होता है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है R, ये आपका रिएक्टेंस है X, तो ये आपका इम्पीडेंस Z, और Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये था आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो आज के फंडामेंटल क्लास में मैंने आपको इसी फंडामेंटल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि किस प्रकार से जनरेशन होता है। जब जनरेशन होता है तो उसके वेव फॉर्म में कैसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, कैसे उसकी एवरेज वैल्यू, कितनी उसकी आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर होता है। देन पावर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पावर ट्रायंगल क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे एसी में जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, उनको किस प्रकार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं और उनके बारे में बताते हैं, उसका इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एसी फंडामेंटल के तहत बताई है। और इसमें जो एक और जो चीज है वो है वेक्टर फॉर्म में बताना, जिसको हम सदिश राशियों के फॉर्म में बताते हैं। तो सदिश राशियों के फॉर्म में जो है वो मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप इसको देखिए। यहाँ तक आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको वेक्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम वेक्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं।